हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं साइंस में, उसको हमने आपके लिए आज कवर किया है। तो सुपर डोज है दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चंस का, जो एग्ज़ाम में हमारे लिए थोड़ा सा जो लैंग्वेज चेंजेस होती हैं उस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइलेरियासिस रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, फाइलेरियासिस रोग की बात की जा रही है, यह किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो है क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के कारण से जो होता है एनाफिलीज फाइलेरियासिस रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा जिसके ऑप्शन है दोस्तों एनाफिलीज मादा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका मलेरिया के लिए क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया का कारण क्या है, तो ये एनाफिलीज मादा मच्छर है। ठीक है, इसके बाद आपका जो आता है रेत मक्खी जो भी है, तो वो उसके कारण आपका काला जार नाम का रोग होता है। किसका होता है? काला जार। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो सीसी मक्खी है वो आपके स्लीपिंग निद्रा रोग कहते हैं जिसे हम, स्लीपिंग सिकनेस की वजह से इसका रोग जो होता है सीसी मक्खी की वजह से स्लीपिंग सिकनेस का रोग होता है। ठीक है, आई होप को क्वेश्चन चारों उसके ऑप्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वपोषित थैलाफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ पर एक जो टर्म आई है आपकी स्वपोषी, है ना, स्वपोषी थैलाफाइट, तो स्वपोषी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्वपोषी क्या होते हैं। तो जो दोस्तों स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे पादप जगत के ऐसे पौधे होते हैं जिसकी जो अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो स्वपोषी पौधे होते हैं उन्हें खाद्य श्रृंखला में जो है उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ये होते हैं आपके शैवाल। ठीक है, जो तो स्वपोषित थैलाफाइटों को वाले जो क्लोरोफिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, संतुलन के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा अंग है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जल का संतुलन होता है वो पूरी तरह से हमारा जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो है गुर्दा। ठीक है, गुर्दे के द्वारा जो है हमारे शरीर में जल का संतुलन किया जाता है। कैसे किया जाता है कि देखिए, यदि हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो उसमें जो यूरिया होता है दोस्तों, तो वो उसे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहीं पे अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम है तो जो यूरिन की सांद्रता होती है उसको बढ़ा दी जाती है गुर्दे के द्वारा, और यूरिन की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, यूरिन डिस्चार्ज जो होता है वो कम होता है। ठीक है, जैसे जल के संतुलन वाला जो काम है वो हमारे शरीर में कौन करता है, वो करता है गुर्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि जो वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लाइकेन। अभी कैसे करता है, तो देखिए वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सबसे अधिक जिम्मेदार होती है वायु प्रदूषण में। ठीक है, तो जहाँ पे भी जिस भी वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बहुत अधिक है, ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस वातावरण में जो लाइकेन पौधे होते हैं, लाइकेन जो होते हैं वो उनकी वृद्धि रुक जाती है और वो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत बड़े मॉनिटर का मतलब क्या होता है? डिटेक्टर। ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढना, पता करना, उसके द्वारा किसी चीज़ की पता करना। तो जो वायु प्रदूषण का मॉनिटर इसलिए लाइकेन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो दुग्धजनक हार्मोन, सबसे पहले तो हम इसका नाम पता होना चाहिए कि दुग्धजनक हार्मोन है क्या। तो ये होता है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो हमारा दुग्धजनक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, और इसका स्राव होता कहाँ से दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन का आपका स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला में मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है। ठीक है, और यदि वह लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही हो तो वस्तु के द्रव्यमान की माप कितनी होगी।
देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्जाम में दिखते हैं कि अगर कोई लिफ्ट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है तो आपको किस तरह के आपका भार अनुभव होगा। बहुत गति तेरे ए त्वरण से अगर नीचे आ रही है तब आपका कैसा महसूस होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके वस्तु के द्रव्यमान की माप की बात की जा रही है ना। अगर द्रव्यमान की बात की जा रही है दोस्तों, तो आप त्वरण चाहे जितना अधिक हो, आप जो व्यक्ति है, वस्तु है, वो पृथ्वी में किसी भी तल पर पहुंच जाए, जो द्रव्यमान होता है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है उसमें कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी एम। मतलब कि जो द्रव्यमान वस्तु का पहले रहा है वही लिफ्ट में बाद में भी वही रहेगा, सेम रहेगा, एम द्रव्यमान ही रहेगा। तो बदलता क्या है दोस्तों? तो बदलता है उसका भार। देखिए क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान दिया होगा कि भारहीनता का अनुभव किया जा रहा है, भार अधिक महसूस किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमेशा भार की संज्ञा दी जाती है, द्रव्यमान की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसलिए आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखकर आंसर टिक करिएगा कि द्रव्यमान पूछा जा रहा है या फिर भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करने लगता है। ठीक है, जब किसी पिंड को हम द्रव में डुबोते हैं, देखिए जैसे ही हमारे द्रव में किसी चीज़ को डुबोने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है प्लवन का नियम। ठीक है, तो प्लवन का नियम भी यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ और लगेगी कि जब द्रव्य को डुबोया जाता है तो वहाँ पर दोस्तों उच्छेप वही जिसे प्लवन कहा जाता है, और भार, इन दोनों चीज़ों का रोल होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं उस पिंड पर कार्य करती हैं। ठीक है, एक बल आरोपित करती हैं, एक उच्छेप बल भी लगता है और पिंड का स्वयं का जो भार होता है उसकी वजह से भी उसमें बल लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है, देखिएगा कैसे कि जो आपकी श्वेत और चिकनी सतह होती है दोस्तों, वो जितना अधिक से अधिक उसमें जितनी भी ऊष्मा और ऊर्जा उसमें जो है प्रक्षेपित की जाती है, उसमें पड़ती है, वो उसमें से बहुत अधिकांश 99% जो होती है उसे परावर्तित कर देती है। ठीक है, परावर्तित कर देती है, उसमें कुछ भी अवशोषक अच्छे से नहीं होता, अवशोषण बहुत कम होती है उसमें। इसलिए करेक्ट आंसर इसका है कि ताप की वो खराब अवशोषण नहीं करती है और अच्छी परावर्तक होती है। अवशोषक नहीं करेगी तो क्या करेगी? परावर्तन कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? झील की तली में जो अवरुद्ध होता है, रुका हुआ जल है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी, अधसर जल कहते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो झील की अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो झीलों का अध्ययन होता है उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? है ना, जो पर्यावरण जागरूकता में है उसमें हमें 3 ऐसे शब्दों को नाम बताना है जो अक्षर पी से स्टार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। ये तीनों ही जो शब्द हैं, पी फॉर पॉल्यूशन, पी फॉर पॉवर्टी और पी फॉर पॉल्यूशन, ये 3 चीज़ें आपकी पी अक्षर से डिनोट किए जाते हैं और ये पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत अपघट्ट की संलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी भी जो विद्युत अपघट्ट है उस पर जो संलग्नता का स्तर है वो किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसकी जो आपका विलयन होता है उसकी तनुता पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना अधिक तनु होगा विलयन, वो उसका विद्युत अपघट्टता उतनी अधिक होगी। अब विद्युत अपघट्ट एक्चुअली होता क्या दोस्तों? तो विद्युत अपघट्ट जो होता है वो किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को डिनोट करता है कि जितना अधिक उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतनी ही अधिक चालकता होगी, और वही विद्युत अपघट्ट कहलाता है। विद्युत अपघट्ट जो पूरी तरह से आयनित होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, वही विद्युत अपघट्ट कहलाता है। तो जितना अधिक वो तनु होगा वहाँ पर उसकी चालकता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर, स्टार वाला क्वेश्चन है ये, है ना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन था? ये आपके अरस्तु जी का कथन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की वह विधि है जिसमें क्या उपयोग नहीं किया जाता है? जल संवर्धन क्या है दोस्तों? एक ऐसी विधि है जिसमें हमें बताना है कि क्या चीज़ उपयोग नहीं किया जाता है। तो जल संवर्धन में क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, मिट्टी उपयोग नहीं की जाती। जब जल संवर्धन मतलब कि केवल जल के द्वारा
जल, प्रकाश और रेत के द्वारा पौधों को उगाया जाता है वातावरण में, उसे उन्हें ऐसी वातावरण प्रदान किया जाता है कि उनमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो विधि होती है पौधों को उगाने की, उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नाम याद रखिएगा, जो मिट्टी के बिना पौधे उगते हैं जल में, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम चट्टान जो बनती है रेगिस्तान में, वो है आपके अपघर्षण का उदाहरण है। ठीक है, अपघर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? वर्षा के कारण गहन निच्छालन मतलब कि जो वर्षा का जल है उसमें बार बार बहाव होता है और उसमें मिट्टी में बहाव के कारण वो इधर उधर बहती भी है और मिट्टी कुछ समय बाद गीली हो जाती है और कुछ समय बाद वो सूख जाती है। इस वजह से उसका जो प्रवृत्ति होती है वो भंगुर हो जाती है। ठीक है, तो गहन निच्छालन के बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है मिट्टी आपकी लेटराइट। लेटराइट मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर किरणों का किस प्रकार का पुंज है? तो दोस्तों जो लेजर किरणें वो किस प्रकार का पुंज है? आपकी संगत और एक वर्णी। संगत कहने का मतलब कि उसकी जो जितनी भी आपका स्पेक्ट्रम है वो एक साथ चलती हैं, और दूसरी चीज़ जो एक वर्णी मतलब कि उनमें एक ही कलर होता है, लेजर किरणें कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर लेजर किरणों की खोज की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो खोज की थियोडोर मैमन ने की थी। क्या नाम इसका? थियोडोर मैमन ने इसकी खोज की थी आपकी लेजर किरणों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किसके बारे में सही है? ओम का जो नियम है वह किसके बारे में सही है? तो ये जो ओम का नियम है दोस्तों चालकों पर अप्लाई होता है, चालक धातुओं पर, वस्तुओं पर अप्लाई होता है। ओम का नियम एक्चुअली है क्या दोस्तों कि अगर यदि हम किसी वस्तु पर, जो चालक वस्तुएं हैं उसमें ताप, दाब और जो भी वायुमंडलीय दाब आदि जो भौतिक राशियां होती हैं उनको अगर हम स्थिर मान लें, नियत मान लें, तो उसकी जो प्रतिरोध की सिराएं होती हैं, प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों इजीली क्या है, जो कोई भी चालक होगा उसका एक विभवांतर होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसमें धारा बहेगी, और उसमें जब धारा बह रही है तो कहीं ना कहीं रुकावट मतलब कि प्रतिरोध भी होगा। तो जो ये आपका समीकरण है V=IR, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। V=IR, यही आपका ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या होता है? ओम नियतांक होता है, और आर एक्चुअली किसको डिनोट कर रहा है? आपका प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए जो आर का जो मात्रक भी हो जाता है वो हो जाता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? सबसे पहले देखिए परागण के बारे में जान लें, इसके बाद स्वपरागण दूसरा मैटर हो जाता है। परागण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए देखो, पौधों में भी निषेचन आदि की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो पौधों में जब परागण का जब नर भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। पौधों का नर भाग क्या कहलाता है? आपका परागकोश कहलाता है। और मादा भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों में जब परागकोश का वर्तिका में जो स्थानांतरण होता है तो उसे हम परागण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। और जब यही प्रोसेस एक ही फूल में होती है, अगर देखिए पहली बात तो अगर एक फूल के परागकोश दूसरे फूल के वर्तिका में स्थानांतरित होता है तो वो परागण की प्रक्रिया है। और जब ये प्रक्रिया एक ही फूल में होती है, एक ही पुष्प में होती है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण कहते हैं एक ही पुष्प में जब परागण की प्रक्रिया होती है। तो इसका जो परिणाम क्या होता है दोस्तों? ये होता है अंतःजनन। अंतःजनन का इसका परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहते हैं? सर करेक्ट आंसर है आपका हॉर्स लैटिट्यूड। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या है दोस्तों? तो देखिए जो आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर जो 300 से 350 डिग्री अक्षांश है ना, 300 350 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड जो होता है उसके बीच का जो बेल्ट है ना, 300 350 के बीच का जो बेल्ट है वो हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। अब ऐसा क्यों कहलाता है दोस्तों? क्योंकि इस बेल्ट में, इन दोनों के बीच वाला जो बेल्ट है इसमें आपकी पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें बहुत चलती हैं। ठीक है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, जलयान होते थे तो वहाँ पर जो व्यापारी होते थे अपने जलयान में उनको दिशा निर्देश, उनके पास पहले कंपास आदि होता नहीं था दिशा निर्देश जानने के लिए, तो क्या होता था कि वहाँ पे जो पछुआ पवनें हैं बहुत धीमी गति से चलती हैं, व्यापारिक पछुआ पवनें बहुत धीमी गति से चलती हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है तो जो नाव होती है वो किसी भी दिशा में भटकने का प्रयास करने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है वहाँ पे जो अपने नावों में जो वो लोग हॉर्स घोड़े आदि को लादे रहते थे व्यापारी लोग, तो उनको वो लोग सागर में फेंक देते थे। तो इस वजह से इसी घटनाओं की वजह से उस जो बेल्ट है आपका 300 350 डिग्री का, तो उसे हॉर्स लैटिट्यूड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं का नष्ट कहाँ होती हैं? तो ये कहाँ नष्ट होती हैं दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन से पूरा एक आप आरबीसी के ऊपर आपका पूरा वीडियो बनाया गया है चैनल में, पसंद भी आपको आ रहा होगा, अगर आपने देखा तो चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, भूलिए मत इसको। और जो देखिए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं, तो ये आपकी ये प्लीहा में नष्ट होती है। पूरा इसकी डिटेल दी गई है दोस्तों, आपके चैनल में जाकर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से हैं? गैर हरित कौन से पौधे दोस्तों, गैर हरित विषम पोषी, तो ये आपके फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक या प्राकृतिक रबर। नैसर्गिक जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक रबर, किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है दोस्तों? आइसोप्रीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। जो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? आइसोप्रीन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपकी जो सौर कोशिकाएं हैं दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका प्रकाश वोल्टी प्रभाव, है ना। सौर कोशिकाएं जो हैं आपकी, ये प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर कार्य करती है। अब ये प्रभाव है क्या? जो देखिए, जो सूर्य से आने वाली जो आपकी ऊष्मा ऊर्जा होती है, उसमें फोटोन होते हैं, फोटोन में ही आपकी मेन ऊर्जा सम्मिलित होती है। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ये प्रकाश वोल्टी प्रभाव, इसके द्वारा हम करते क्या है कि प्रकाशीय ऊर्जा को हम विद्युत प्रवाह में, विद्युत ऊर्जा में बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की कोशिश करते हैं, तो यही आपका प्रकाश वोल्टी प्रभाव है। सौर कोशिकाएं एक्चुअली क्या है दोस्तों, इसको इंग्लिश हिंदी में बोला गया, ये है सोलर सेल। सोलर सेल को ही हम सौर कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण उपयोग किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए हम किस तरह के तरंगों का यूज़ करते हैं दोस्तों? तो ये आपकी है सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगों का हम यूज़ करते हैं। तो सूक्ष्म तरंगें होती क्या हैं? ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं एक प्रकार की, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनकी अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। इसके जो सूक्ष्म तरंगें हैं वो, या फिर कह लें 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। अगर आवृत्ति की बात करें तो 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। अगर इनकी खोज की बात करें, सूक्ष्म तरंगों की जो अध्ययन है, तो सबसे पहले इसका जो अध्ययन था दोस्तों, वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक रह चुके हैं, जगदीश चंद्र बोस, तो उनके द्वारा इसका अध्ययन सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो, प्लीज़ चैनल में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, रक्त को शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करने की बात आ रही दोस्तों, तो सीधा आंसर क्या उसका हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उभयचर की जीवा नहीं होती है? एक ऐसा उभयचर जिसकी जीवा नहीं होती है, तो ये क्या है? इक्थियोफियस। नाम याद रखिएगा, इक्थियोफियस एक तरह का ऐसा जीव है जिसमें जीवा नहीं होती। और उभयचर क्या होते हैं? जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं, तो ये उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? अभिबंधक जबड़ा सॉरी, तो ये देखिए हिंदी में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अभिबंधक जबड़ा जो है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लॉक जॉ, ठीक है, लॉक जॉ। तो आपको समझ में आ गया कि किसकी स्थिति है दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस में ये आपकी जो प्रवृत्ति है, वो विकृति है, वो दिखाई देती है, लॉक जॉ या फिर अभिबंधक जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है अपघटक। खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एक बार जो आपके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, उन्हें वायुमंडल में दफना दिया जाता है। किस तरह से? उसमें जब अन्य रासायनिक क्रिया होती हैं, भौतिक ताप आदि पड़ते हैं, तो वो उन घटकों को दोबारा से, उन पदार्थों को दोबारा से आपकी खाद्य श्रृंखला में शामिल कर लिया जाता है ना। तो ये काम कौन करता है? आपका अपघटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का दोस्तों, तो इसका आंसर आपको आई थिंक बनना चाहिए कि मिनी माता रोग जो है वो आपके पारे के कारण होता है। जब भी हमारे आसपास के नदी नालों में जो फैक्ट्रियाँ आदि होती हैं, उनका गंदा पानी उन नदियों में, हैंडपम्प कुआं आदि में चला जाता है, तो वहाँ पे पारे की मात्रा आगे ज़्यादा बढ़ जाती है उस पानी में, है ना। और उसी पानी का जब पशु जीव जंतु सेवन कर लेते हैं तो उनमें मिनी माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? तो नाइट्रोजन फास्फोरस की सांद्रता अधिक हो जाती है तो सुपोषण का क्या कहा जाता है कि वो सुपोषण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसे हैं, आपके एग्जाम के लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन और चाहिए हैं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मिलेंगे, तब तक धन्यवाद दोस्तों।